Hello friends, this is Nadeem Abbasi, presents World of Education YouTube channel which is provide free of cost education. If you so please subscribe it and press the bell icon for educational videos, for free educational videos. If you didn't subscribe, then it may be in the future you have to pay for it. So let's start. CBSC Class 8 NCERT Science Chapter Friction. So let's start our new chapter, that is friction. अब इसमें फ्रिक्शन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बारे में फ्रिक्शन क्या होता है, क्या फोर्स लगते हैं, कौन कब कब लगता है फ्रिक्शन, क्या क्या सब चीज़ें, इसकी डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यू माइट हैव सीन अ ड्राइवर ऑफ अ कार और अ ट्रक स्लोइंग डाउन द व्हीकल एट अ ट्रैफिक सिग्नल। आपने देखा होगा कि कोई ड्राइवर है कार का या फिर ट्रक का, वो अपनी गाड़ी को हल्के कर लेता है, स्लो कर लेता है जब ट्रैफिक सिग्नल आता है। यू टू स्लो डाउन योर बाईसाइकिल व्हेन एवर नीडेड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। आप भी अपनी बाईसाइकिल को या स्कूटी या बाइक को आप स्लो कर लेते हैं ब्रेक मारकर, ब्रेक लगाकर। हैव यू एवर थॉट वाई अ व्हीकल स्लोज डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी गाड़ी स्लो क्यों हो जाती है जब आप ब्रेक लगाते हैं? Not only vehicles of any objects moving over the surface of another object slows down when no external force is applied on it. खाली गाड़ी ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस, किसी भी सरफेस के ऊपर चल रहा हो कोई भी ऑब्जेक्ट, सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन, वो भी हल्का हो जाता है, धीमा हो जाता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं लगता है। फाइनली इट्स स्टॉप, और फिर आखिरकार वो रुक जाता है। हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम? क्या आपने नहीं देखा है बॉल को रुकते हुए कुछ देर के बाद ग्राउंड पर? वाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील? फिगर 9.1। हम क्यों फिसल जाते हैं जब हम बनाना के केले के छिलके पर पाँव रखते हैं? तो जैसा कि इस फिगर में शो करा है इन्होंने, अ बॉय फॉल डाउन व्हेन ही स्टेप्स ऑन अ बनाना पील। ये एक बॉय है, लड़का है जो गिर गया है जब इसने केले के छिलके पर पाँव रखा। तो वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड वेट फ्लोर? ये मुश्किल क्यों होता है किसी भी चिकनी या फिर गीले फर्श पर चलना? यू विल फाइंड द आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। आप इन सब के आंसर जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एक्टिविटी 9.1, जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल। 9.2a फिगर, ये 9.2a फिगर। तो ये बुक यहाँ रखी थी, अब इसको आराम से इन्होंने ये यहाँ पुश कर दी। यू ऑब्जर्व डैट इट स्टॉप आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस। आपने देखा कि ये रुक गई है आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस के बाद। रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। अब आपको इस एक्टिविटी को दोबारा करना होगा। अब इस एक्टिविटी को दोबारा करते हैं ये, अब इसके
दूसरे डायरेक्शन की तरफ, जैसा कि फिगर 9.2 के बी में शो करा है। फिगर 9.2 बी। अब इसी तरीके से बुक को दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करा है। पहले यहाँ पर थी, अब यहाँ गई। तो डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू, क्या ये बुक दोबारा रुक गई? कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, क्या आप सोच सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में? कैन वी से डेट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिंग इट्स मोशन, हम ये कह सकते हैं कि कोई फोर्स लग रहा है जो कि इस बुक को रोक रहा है। अपोजिंग इट्स मोशन, इस बुक के जो मोशन और कर रही है ये बुक, उसे अपोज कर रहा है, रोक रहा है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसी को ये हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यू शो डैट इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट, फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द राइट। आपने देखा होगा अगर आप फोर्स लगाते हैं लेफ्ट पर तो फ्रिक्शन जो लगता है वो राइट की तरफ लगता है। इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट द फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द लेफ्ट डायरेक्शन। अब अगर आप फोर्स लगाते हैं राइट में तो फ्रिक्शन लगता है हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में, उसके उल्टी दिशा में। इन बोथ केसेस द फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ द बुक। अब इन दोनों केसेस में जो फोर्स होता है एक दूसरे को अपोज करता, अपोज द मोशन ऑफ द बुक, फिर वो बुक के मोशन को अपोज करता है, रोकता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है वो हमेशा ही जो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसके अगेंस्ट ही लगता है ज़्यादातर। इन द अबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। ये ऊपर जो एक्टिविटी हुई है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एक्ट कर रहा है किसके बीच में? सरफेस ऑफ द बुक के बीच में और एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। जो बुक का नीचे वाला हिस्सा है, जैसे ये है बुक है, तो इसके नीचे जो सरफेस है इसका जो इससे टच हो रहा है टेबल से, और टेबल का जो सरफेस इस बुक के सरफेस से टच हो रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में लगता है। एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सरफेसेस, क्या फ्रिक्शन सारे सरफेस के लिए एक जैसा होता है? डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेसेस, क्या ये डिपेंड करता है उसके स्मूथनेस पर? मतलब फर्श फ्लोर अगर चिकना है तो सरफेस तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। लेट अस फाइंड आउट, आइए चलिए खोजते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स फ्रिक्शन पर फर्क पहुंचाते हैं? एक्टिविटी 9.2 टाई अ स्ट्रिंग अलोंग अ ब्रिक। अब एक स्ट्रिंग लगा दिया हमने ब्रिक के ऊपर। पुल द ब्रिक बाय अ स्प्रिंग बैलेंस, अब इस ब्रिक को हम खींच रहे हैं इस स्प्रिंग बैलेंस की मदद से। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, अब आपको अब इन्हें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिंस टू मूव। अब हमें इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग को नोट करेंगे जब ये ब्रिक ईट जो है चलनी स्टार्ट हो जाती है। इट गिव यू अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर। अब ये नापता है क्या? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इससे हमें क्या पता चल जाएगा? इट्स गिव यू अ मेजर, इससे हमें ये नापना पता चल जाएगा, इसका हमें पता चल जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, जो कि सरफेस ब्रिक के सरफेस पर लग रहा है और फ्लोर के, जहाँ पर ये ब्रिक ईट रखी है उसके नीचे वाला हिस्सा जितना फ्लोर पर टच हो रहा है और फ्लोर का जितना इस ब्रिक पर टच हो रहा है, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का पता चल जाएगा हमें इस तरीके से। अ ब्रिक इज बीइंग पुल्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस।
नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी। अब आपको इसके ऊपर एक पॉलीथीन चढ़ानी होगी ईंट के ऊपर, इस ईंट के ऊपर, और फिर इस एक्टिविटी को दोबारा करना होगा। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द अबव टू केसेस? क्या आपने कुछ देखा, कुछ फ़र्क आया इसकी रीडिंग में? क्या इसकी रीडिंग में कुछ फ़र्क आया इन दोनों केसेस में? वॉट माइट बी द रीज़न? इसका रीज़न क्या हो सकता है? फॉर दिस डिफरेंसेस, इस फ़र्क का रीज़न क्या हो सकता है? रिपीट दिस एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ जूट बैग अराउंड द ब्रिक। अब इस एक्टिविटी को दोबारा करना होगा, मगर अब की बार पॉलीथीन की जगह जूट बैग हमें ईंट के ऊपर चढ़ाना होगा और फिर पुश करना होगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो हमने क्या देखा इसके ऊपर? तो आप करके बताना मुझे ये एक्टिविटी, और फिर कमेंट बॉक्स में बताना। स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा डिवाइस है जो कि नापता है फोर्स जो लग रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल स्प्रिंग विच गेट स्ट्रेच व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट। स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा ये बना हुआ होता है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि बना हुआ होता है कॉइल्ड स्प्रिंग का, जो कि खींचता है जब कोई फोर्स उसके ऊपर लगता है। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर मूविंग ऑन अ ग्रेजुएट स्केल। स्प्रिंग का खींचना किससे नापते हैं हम? इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर, इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर मूविंग अ ग्रेजुएट स्केल। अब यहाँ पर एक ये पॉइंटर है और ये ग्रेजुएट स्केल है, यहाँ पर ये मार्क हुआ है, तो ये ग्रेजुएट स्केल बोलते हैं इसको। तो द रीडिंग ऑन द स्केल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब जो रीडिंग आती है इस स्केल पर वही आ जाता है हमारा मैग्नीट्यूड फोर्स का। एक्टिविटी 9.3 मेक एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर और ऑन अ टेबल। आपको हमें एक वो बनाना होगा, मेक एन इंक्लाइंड प्लेन, एक ढलान की तरह एक प्लेन बनाना होगा जिसको आम भाषा में कहते हैं ढलान, इंक्लाइंड प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर, किसी चिकने फर्श पर या फिर टेबल पर, और ऑन अ टेबल। यू मे यूज़ अ वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय ब्रिक्स और बुक्स। आप हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक वुडन बोर्ड, लकड़ी का बोर्ड होता है जिसे किससे हम सपोर्ट करेंगे, या तो फिर ईंटों से या फिर बुक्स से, जैसे कि फिगर 9.4a में शो करा है। जैसे ये है, ये 2 बॉयज़ हैं, 2 चिल्ड्रंस हैं, 2 बच्चे हैं, ये कुछ बुक्स हैं और ये वुडन बोर्ड है। तो अब ये इंक्लाइंड है, एक चढ़ाव की तरह, ढलान की तरह, जिसको आम भाषा में कहते हैं। तो अब पुट अ मार्क विथ अ पेन एट एनी पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। अब एक मार्क लगाना होगा पेन से और वहाँ लिखना होगा पॉइंट ए, एट एनी पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। अब यहाँ कहीं पर भी ए पॉइंट लिखना होगा, मार्क करना होगा ए पॉइंट। नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। अब पेंसिल सेल को इस पॉइंट से मूव कराना होगा नीचे की तरफ। हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब ये कितनी दूर और चलेगा रुकने से पहले, कितनी दूर ये टेबल पर चलेगा रुकने से पहले। जैसे कि इस फिगर में शो करा गया है, एक सेल को यहाँ से इन्होंने, बच्चों ने, चिल्ड्रंस ने यहाँ पर इस पॉइंट पर रखा था और फिर ये कितनी दूर ये चला। नोट डाउन द डिस्टेंस। अब इसके डिस्टेंस को लिखना होगा। नाउ स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लॉथ ओवर द टेबल। अब टेबल पर एक कपड़ा रखना होगा
और फिर मेक श्योर दैट देयर आर नो रिंकल्स इन द क्लॉथ्स। अब कपड़े पर झुर्रियाँ नहीं होनी चाहिए, मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए कहीं से। ट्राई द एक्टिविटी अगेन। अब इस एक्टिविटी को आपको दोबारा करना होगा। 9.4 का फिगर बी, ये ए आई है, ये बी आई है। अब ये कोई क्लॉथ है, तो अब इस एक्टिविटी दोबारा करना है। अब ये देखिए इसका डिस्टेंस कम हो गया। यहाँ कितना डिस्टेंस है, यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस था, यहाँ कम हो गया। द पेंसिल शेल्स कवर डिफरेंट डिफरेंसेस ऑन डिफरेंट सरफेसेस। जो पेंसिल शेल है वो कवर करता है अलग डिस्टेंस और अलग अलग सरफेसेस पर। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग अ थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल। अब टेबल पर मिट्टी बिछानी होगी और इसी एक्टिविटी को दोबारा करना होगा। मेंटेन द सेम स्लोप थ्रू आउट द एक्टिविटी। अब इसी स्लोप को बनाए रख के मेंटेन द सेम स्लोप थ्रू आउट द एक्टिविटी। पूरी सारी एक्टिविटी में ऐसे ही स्लोप बनाए रखना होगा, इसे थोड़ा भी चेंज नहीं करना होगा। अगर आप कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में मैं इसको आपको परफॉर्म कर भी बता दूंगा। इन विच केस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम। अब ये बताना होगा सबसे कम जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ वो कौन से केस में हुआ। वाई इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल शेल डिफरेंट एवरी टाइम। ऐसा क्यों होता है कि जो डिस्टेंस होता है पेंसिल शेल का वो हर बार अलग आता है। ट्राई टू रीज़न बाय। ऐसा क्यों, आप रीज़न कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर डिस्कस द रिज़ल्ट, आपको इसका रिज़ल्ट आपस में डिस्कस करना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ। डज द डिस्टेंस कवर्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच द सेल मूव्स। क्या ये डिस्टेंस जो कवर करा है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच द सेल मूव। क्या ये उस सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है जो कि जिसके ऊपर सेल मूव कर रहा है। Could the smoothness of the surface of the cell also affect the distance traveled by it? क्या जो सरफेस है सेल का जिसके ज़रिए वो उस पर कांटेक्ट में आ रहा है सरफेस पे टेबल के, तो क्या उससे भी फ़र्क पड़ता है उसके डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है। आई शैल ट्राई द एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ सैंड पेपर अराउंड द सेल। अब मुझे ट्राई करना होगा ये एक्टिविटी, अपने एक सैंड पेपर चढ़ाना होगा किसके ऊपर, सेल के ऊपर। फ्रिक्शन इज कॉज बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू शेप्स इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन कैसा होता है, जो इरेगुलरिटीज होती हैं उसके ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, जो दो सरफेस के कॉन्टैक्ट के बीच में जो इरेगुलरिटीज होती हैं तब फ्रिक्शन फोर्स लगना चालू हो जाता है। इवन दो सरफेसेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज ऑन देम। जो आपको सरफेस बिल्कुल चिकना बिल्कुल स्मूथ दिखाई देता है उसमें भी बहुत ज़्यादा छोटी छोटी इरेगुलरिटीज़ होती हैं। फिगर 9.5 जैसे ये है बुक और ये है टेबल, आपको बिल्कुल स्मूथ लग रहा है ये टेबल, तो इसके बीच में ये इन्होंने शो करा है बड़ा करके सरफेस ऑफ बुक। ये बुक का सरफेस है, ये सरफेस ऑफ टेबल, ये टेबल का सरफेस है। सरफेस इरेगुलर, आप देख सकते हैं कितनी इरेगुलरिटीज़ हैं इसमें, ये कितना ऊंचा नीचा है। तो irregularities on the two surfaces look into one another। irregularities इन दोनों सरफेसेस की लॉक हैं एक दूसरे में। when we attempt to move any surface we have to apply a force to overcome interlocking। जब हमें इसे चलाना होगा किसी सरफेस के ऊपर तो वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स, हमें एक फोर्स लगाना होगा इससे टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। जो इसमें लॉक लगा हुआ है उसको
कम करने के लिए, इसके बीच में इंटरलॉकिंग जो है उसे कम करने के लिए हमें फोर्स लगाना होगा। ऑन रफ सरफेसेज देयर आर लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज़। जो रफ सरफेसेज होते हैं जैसे खुरखुरे, जिसको आम लैंग्वेज में कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में खुरखुरा जो सरफेस होता है तो उसमें ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होती हैं, ज़्यादा ऊंचा नीचा होता है। तो so the force of friction is greater if a rough surface is involved। तो फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है रफ सरफेस, अगर वो रफ सरफेस है तो वहाँ पर। We see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surfaces। हम देखते हैं फ्रिक्शन लगता है, इंटरलॉकिंग जो हो जाती है ऑफ इरेगुलरिटीज़ दो सरफेस के बीच में। इट इज़ ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ द टू सरफेसेज आर प्रेस हार्डर। ये तो होना ही है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाता है जब दो सरफेसेस को बहुत ज़ोर से दबाया जाता है। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाई ड्रैगिंग अ मैट वैन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट। ये आपने अनुभव करा होगा जब आप मैट को रगड़ते हैं जब उसके ऊपर कोई नहीं बैठा, एंड वैन अ पर्सन इज सिटिंग ऑन इट, या फिर जब उसके ऊपर कोई बंदा बैठा होता है, जब उसको आप ड्रैग करते हैं, खींचते हैं मैट को, जब उसके ऊपर कोई नहीं होता तो आसानी से खींच जाती है। जब उसके ऊपर कोई बंदा बैठा हुआ होता है, कोई बैठा हुआ होता है पर्सन, तो उसे खींचना मुश्किल हो जाता है। यू हैव टू पुश ऑन द बॉक्स टू कीप इट मूविंग। आपको पुश करना पड़ेगा बॉक्स को लगातार मूव चलाने के लिए, जैसे कि इस फिगर में शो करा है इन्होंने। Recall your experience when last time you move a heavy box from one place to another। आपको अपना अनुभव याद करना होगा वो जब आपने एक भारी डब्बा चलाया था एक जगह से दूसरी जगह, जैसा कि फिगर 9.6 में शो करा है। इफ़ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, अगर आपके पास ऐसा अनुभव नहीं है, गेट द एक्सपीरियंस नाउ, आपको अभी ये अनुभव लेना होगा। व्हाट इज़ ईजियर टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट और टू मूव इट व्हेन इट इज़ ऑलरेडी इन मोशन। क्या आसान है इसमें से? जो मैं अब दो बातें बताने जा रहा हूँ, क्या आसान है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट, जो एक डब्बा रखा हुआ था उसे चलाना है, रखा हुआ था वो और फिर उसे चलाना है, या फिर जो डब्बा चल रहा था उसे चलाना है। तो कौन सा इसमें से आसान है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना होगा। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज़ अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जो फोर्स लगता है उसे कम करने के लिए फ्रिक्शन के एकदम ऑब्जेक्ट को स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, जो कि रेस्ट से जो रुका हुआ था उसे वो जब चलाते हैं वो जब चलना चालू करता है तो वो उसे कम करने के लिए जो फ्रिक्शन लग रहा होता है उस पर, तो इज़ अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो वो किस में नापते हैं हम उसे? स्टैटिक फ्रिक्शन में। ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज़ अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और दूसरे हाथ पे जो फोर्स चल रहा है उसको टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड, वो सेम स्पीड से एक ही स्पीड से चल रहा है, तो वो हम उसे किस में नापते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। तो वी हैव टू मेजर इन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन इट्स सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन द फ्लोर। जब बॉक्स फिसलना चालू कर देता है, बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग, जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है उसके सरफेस में
उसे इतना वक्त नहीं मिल पाता कि वो लॉक कर सके उसका पॉइंट उस फ्लोर के साथ, उस फर्श के साथ। सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता वो छोटा होता किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से। एंड यू फाइंड इट समवॉट ईजियर टू मूव द बॉक्स ऑलरेडी इन मोशन देन टू गेट इट स्टार्टेड। यू आपने खोजा कि ये जो है आसान है, ईजियर टू मूव द, जो डिब्बा चल रहा होता है उसे चलाना आसान होता है इन मोशन देन टू गेट इट स्टार्टेड। और स्टार्ट करने वाले से जो चल रहा होता है उसे चलाना आसान होता है, और जो रुका हुआ होता है उसे स्टार्ट करना थोड़ा उससे मुश्किल होता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, and the speaker which is speaking in this video is Nadeem Abbasi. So subscribe now and press the subscribe now, like and press the bell icon for educational videos. So thank you.